हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग थर्मोडायनामिक्स का 6 वीडियोस देख चुके हैं। अब हम लोग 7 नंबर पर आ चुके हैं, यानी थर्मोडायनामिक्स की जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और हम लोग अब उससे आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो पिछली वीडियोस थी, यानी पीछे की जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट, वो है थर्मोडायनामिक्स के लॉज, यानी लॉ ऑफ। तो स्टूडेंट आपके सामने पेश है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जी। इसमें हम लोग कौन कौन से लॉज पढ़ेंगे, तो कुल मिला के 4 लॉज हैं। एक है जीरोथ लॉ, दूसरा फर्स्ट लॉ, तीसरा सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। एक एक करके हम सभी को अच्छे से डील करेंगे, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ना देर करते हुए जीरोथ लॉ। तो स्टूडेंट ये जीरोथ लॉ क्या होता है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लेते हैं ये आपके पास में एक सिस्टम है जिसका नाम क्या है, आंसर है ये एक सिस्टम है जो है सिस्टम ए। यहां पर एक दूसरा सिस्टम है जिसे हम लोग मान लेते हैं ये है सिस्टम बी, ध्यान से समझिएगा। और एक तीसरा सिस्टम है जिसका नाम क्या है, सिस्टम सी। तो स्टूडेंट अगर ए का टेम्परेचर बी सी के इक्वल है, ओके, ए का टेम्परेचर सी के इक्वल है और ए का ही टेम्परेचर बी के इक्वल है, तो यहां पर जो सी का टेम्परेचर होगा वो बी के क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। यही आपका जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट है कि यदि ए का टेम्परेचर सी के इक्वल हुआ और ए का ही टेम्परेचर बी के इक्वल हो गया स्टूडेंट, तो बी और सी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो आपके सामने ये है इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, अगर दो सिस्टम एक दूसरे के क्या है, इक्विलिब्रियम में है विद टू अदर सिस्टम, और दूसरे दो सिस्टम के कंपेयर में, ठीक है, सेपरेटली, देन बोथ द सिस्टम विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो वही हमने बताया कि अगर ए का सिस्टम, ए का जो ए और बी दो का टेम्परेचर अगर इक्विलिब्रियम में है और ए का सी से भी इक्विलिब्रियम है, तो बी और सी का दोनों का भी इक्विलिब्रियम में होगा। स्टूडेंट यहां पर देखिए जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम आपका ये स्टूडेंट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट उसे कहते हैं जिसमें आपका प्रेशर जो है सेम होगा, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर सेम है, यानी कोई भी सिस्टम है अगर उसका प्रेशर सेम है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद में दूसरा आता है मटेरियल इक्विलिब्रियम, यानी इसमें कंसंट्रेशन सेम होगा स्टूडेंट। जब कंसंट्रेशन सेम होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे मटेरियल इक्विलिब्रियम। तीसरा आता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम। कोई भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम तब होगा स्टूडेंट जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इन तीनों को फॉलो करता होगा, तो उसे हम बोलेंगे कि थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में है। तो आखिरी एक लाइन, फॉर अ सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ऑल द 3 इक्विलिब्रिया मस्ट अकर साइमल्टेनियसली। तो ये ध्यान रहे कि कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसके मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। तीनों के तीनों, कोई भी अगर एक इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ तो उसे हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं लेंगे। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में सेकंड लॉ, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FLTD या फिर FLOT भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा हो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ें या FLTD पढ़ें या FLOT पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, तो आप जाहिर सी बात है अपने बुक में पढ़े होंगे कि ये लॉ जो होता है ये एनर्जी कंजर्व करता है। मींस दैट एनर्जी को ना तो लॉस्ट किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉज। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बताता है कि एनर्जी जो है कंजर्व होती है। तो पहला चीज, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। दूसरा, व्हेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंज। ध्यान है स्टूडेंट, अगर किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी।
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी ब्रॉट अबाउट इन टू वेज। इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो रास्ते हैं, तो ध्यान है फर्स्ट क्या है, आइदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम। देखिए या तो वर्क सिस्टम के द्वारा हो या सिस्टम पर वर्क हो, ऑन द सिस्टम, या सिस्टम के द्वारा हो। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है स्टूडेंट, तो ध्यान रहे ये आपका जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा, और ऑन द सिस्टम अगर वर्क होगा तो ये पॉजिटिव होगा स्टूडेंट। यही चीज फिजिक्स में उल्टी रहती है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है तो फिजिक्स में इसे नेगेटिव लिया जाता है, सॉरी पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ये फिजिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिजिक्स में क्या होगा, बाय द सिस्टम पॉजिटिव और ऑन द सिस्टम क्या होगा, निगेटिव। लेकिन केमिस्ट्री के केस में वर्क डन इज बाय द सिस्टम क्या होता है, पहले मैं बता चुका हूं कि निगेटिव होगा, और ऑन द सिस्टम अगर वर्क डन होता है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद दूसरा रास्ता क्या है, आइदर हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, या तो हीट सिस्टम के द्वारा क्या होगी, रिलीज होगी, और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, या तो सिस्टम के द्वारा हीट जो है एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब देखो स्टूडेंट, यहां पर ये आपका थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के इक्वेशन है जिसका आप लोग यूज करेंगे, यानी डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल जो बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा। यूज ऑल वैल्यूज विद साइन। हाँ, ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितनी भी वैल्यूज आप यूज करेंगे आप साइन के साथ यूज करेंगे। जो निगेटिव होगा उसे निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसे पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपका न्यूमेरिकल एग्जैक्ट आंसर देगा, अन्यथा आपके न्यूमेरिकल गलत होंगे। ठीक, तो आपको जो भी वैल्यूज यूज करना है साइन के साथ यूज करना है। अब आता तो स्टूडेंट आपके सामने जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। तो देखिए क्या लिखा है, आ सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट द कांस्टेंट इंड प्रेशर। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर है ऑफ 2 एटीएम। प्रेशर जो दिया गया है 2 एटीएम है, जो चेंज होने वाला नहीं है। इफ इट एब्जॉर्ब 800 जूल, यहाँ पर देखिए हीट की बात हो रही, 800 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी उस प्रोसेस के दौरान ये 800 जूल हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट ये आपका Q है, और कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। यहां पर हमें क्या निकालना है, डेल्टा U निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि क्या क्या आपको गिवन है। तो देखो स्टूडेंट 5 लीटर से 10 लीटर हो रहा है। 5 लीटर यानी कि वॉल्यूम आपका B1 था 5 लीटर, और B2 आपका हो रहा है 10 लीटर। यानी डेल्टा B अगर आप निकालेंगे तो B2 माइनस B1, B2 10 और B1 5, तो 10 माइनस 5। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर जो गिवन है पहले एक एक करके लिख लेते हैं। तो P एक्सटर्नल प्रेशर, यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 2 एटीएम है स्टूडेंट, जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। लेकिन वॉल्यूम इसका कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज हो रहा है 5 से 10 लीटर हो रहा है, और 10 में से 5 को जब हम माइनस करते हैं तो 5 लीटर बचता है स्टूडेंट। ओके, इसके बाद देखिए फार्मूला मेरे पास क्या है, W यानी वर्क डन का हम पहले निकालेंगे, माइनस P एक्सटर्नल B2 माइनस B1, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन स्टूडेंट होता है। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो P कितना है 2, और यहाँ पे डेल्टा भी जो दिया गया है 5 लीटर, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर है माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 एटीएम। जिसमें माइनस में ध्यान रहे साइन के साथ बोला था, लिखा जाएगा। हीट जो एब्जॉर्ब हुई है वो 800 जूल है, तो ये आपका 800 जूल हो गया। ठीक, अब हम लोग इंटरनल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि मुझे W और Q मिल चुका है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और साइन के साथ हम वैल्यू को पुट करेंगे 800 प्लस और माइनस का 10, तो माइनस 10 स्टूडेंट। ठीक, अब यहां पर देखो 101.3 क्यों लिखा है, तो देखो स्टूडेंट ये आपका हीट जो दिया गया है ये आपका किसमें है, 800 जूल में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, जो माइनस 10 यानी वर्क है वो किसमें आया है, आंसर है ये आपका एटीएम। आगे लीटर लिखना भूल गए हैं हम, यहाँ पे लीटर रहेगा स्टूडेंट, एटीएम के आगे क्या होगा 10 एटीएम लीटर। तो ध्यान रहे हम लोगों ने पढ़ा था 1 एटीएम लीटर में 101.3 जूल होता है स्टूडेंट, 101.3 जूल 1 एटीएम लीटर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 800 प्लस माइनस 10 इंटू, यानी माइनस 10 में हम लोग क्या कर रहे हैं 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो एटीएम लीटर में है माइनस 10 ये बदल जाएगा जूल में, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर है 800 माइनस 1013। 1013 कैसे आया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट यहां से हटेगा,
1013 और माइनस करने के बाद में निगेटिव में आपका क्या आ जाएगा इंटरनल एनर्जी जो आएगा -213। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके आगे हम लोग अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके आगे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जितना हो सके इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कुछ आपका जाता नहीं स्टूडेंट, बस आपको एक क्लिक मात्र करना है। तो कंजूसी नहीं करना, इतना जरूर करना। ओके, थैंक यू।